बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट्स कर ली थी, हमने उसकी टाइप्स कर ली थी और अब हमने उसका करना है कंडीशंस। ठीक है, दो कंडीशंस। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 6 की जो कंडीशंस हैं ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जो मेन टॉपिक है ना इस चैप्टर में वो याद रखना, वो है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा, टाइप्स और स्टेट्स में मिक्सअप ना करना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टेट्स की जगह वो टाइप्स लिख कर आ जाते हैं। टाइप्स 2 होती हैं, स्टेट्स 3 होती हैं। हमने पिछली बार पढ़ा था। ठीक हो गया। हमने करना क्या है, हमने करनी है आज कंडीशंस। स्टेट्स इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है। अच्छा, आ जाओ कंडीशन पे, फिर जो कुछ बातें हैं वो फिर एंड में करेंगे। ठीक है, कंडीशंस क्या है हमारे पास? टोटल इसकी 2 कंडीशन है। देयर आर 2 कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है। अच्छा, सेकंड कंडीशन ज़्यादा आसान है। फर्स्ट कंडीशन के 2 पार्ट बना दिए। ठीक हो गया। अब 2 पार्ट में है क्या, ये इंग्लिश लिखी हुई है तो हमने इसको खुद देख लेना। मैं तो इसको उर्दू में बिल्कुल समझा रहा हूँ कि बेसिकली होता क्या है। बात ये हो रही है कि फॉर एग्जाम्पल एक चेयर रखी हुई है, ठीक है, और उस पर मैं एक तरफ से फोर्स लगा रहा हूं और दूसरा सामने वाला बंदा दूसरी तरफ से, यानी कि मेरे अपोजिट साइड से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो आपके ख्याल में अगर हम दोनों की फोर्सेस सेम हुई तो वो चीज़ अपनी जगह से मूव होगी? वो चीज़ अपनी जगह से मूव नहीं होगी, वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगी, यानी कि रेस्ट में रहेगी। ठीक है, एक और मिसाल ले लो। गाड़ी खड़ी हुई है, 2 बंदे पीछे से धक्का लगा रहे हैं और उनकी जो फोर्स है वो है 5 न्यूटन की, दोनों की मिला के, और 2 बंदे आगे से यानी कि अपोजिट साइड से इस तरफ धक्का लगा रहे हैं। ठीक है, और वो भी 5 न्यूटन की है। तो एक इधर से लगा रहा है, एक इधर से लगा रहा है, फोर्स लग रही है, बीच वाली चीज स्टिल अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, वो अपनी जगह से मूव नहीं होगी। इसका मतलब वो फर्स्ट कंडीशन के फर्स्ट पार्ट को ओबे कर रहा है। अब अगर तुम इसकी वर्डिंग्स देखो, अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम इफ ऑल द राइटवर्ड फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस टू द लेफ्टवर्ड फोर्सेस। ठीक हो गया। इट मीन्स दैट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। यही बात लिखी हुई है। अच्छा, हमने फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस की बात करनी है, हमने सेकंड पार्ट में, यानी कि फर्स्ट कंडीशन के 2 पार्ट हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन का कोई पार्ट नहीं है, एक ही है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन के 2 पार्ट्स हैं। पहले कंडीशन में हमने एक्स एक्सिस की पहले कंडीशन के पहले पार्ट में हमने एक्स एक्सिस की बात करनी है और दूसरे पार्ट में हमने वाई एक्सिस की बात करनी है। पहले पार्ट में एक्स एक्सिस की बात क्यों करनी है और सेकंड पार्ट में वाई एक्सिस की बात क्यों करनी है? इसलिए करनी है, अगर तुम देखो हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक है, ग्राफ पेपर होता है और वो कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, इधर एक्स होता है, इधर वाई होता है, इधर भी वाई होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होते हैं, और इधर भी एक्स होता है। ठीक है, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैं बात ये कर रहा हूं कि ये चीज, कोई भी चीज मेरे पास यहां पर रखी हुई है। ठीक हो गया। मैं इधर से 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं और मैं इधर से भी 5 न्यूटन की फोर्स लगाता हूं, ये लेकिन -5 हो जाएगी क्योंकि इसके अपोजिट है। इसके हिसाब से देखो तो ये इसके अपोजिट है, इसके हिसाब से देखो तो ये इसके अपोजिट है। यानी कि मैं जो फोर्सेस लगा रहा हूं राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, ये दोनों फोर्सेस बेसिकली लाई कहां पे कर रही हैं? ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रही हैं। दैट्स वाई मैं यहां पर बोलता हूं एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू 0। यहां तक की बात तो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सी। ये पहला पैराग्राफ और ये यहां तक की बात सिंपल सी है। अब यही बात मैंने यहां पे डायग्राम पे बता दी है कि ये चीज रखी हुई है, एक फोर्स यहां से लग रही है, उसी के अपोजिट से दूसरी फोर्स लग रही है और उसकी वजह से वो चीज बीच में इन इक्विलिब्रियम पे, और ये मतलब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू F1, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना, अपोजिट डायरेक्शन की जो बात होती है ना, मैं यहां से फोर्स लगाऊं, सामने वाला बंदा किसी चीज को मेरी तरफ फोर्स लगा रहा था, वो बेसिकली मेरे अपोजिट है। तो मेरी फोर्स अगर 5 न्यूटन होगी तो मेरे लिए उसकी फोर्स -5 न्यूटन होगी। ठीक हो गया। अब जब ये प्लस और माइनस, गेम खत्म हो गया, गेम खत्म हो गया। अब हमने, अच्छा, बहुत सारे नोट्स में यहां पर कहानी खत्म कर दी गई है, ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने पहले चैप्टर से एक बात पक्का वादा किया हुआ है, एक बात का, कि हमने पेपर ऐसे सॉल्व करना है कि चेकर के पास 1 रुपए की भी कोई वो मतलब उसके पास कोई आर्गुमेंट ना हो कि हम इस बच्चे के पेपर भाई आपके मतलब पेपर में से मार्क्स काटेंगे, ऐसा बिल्कुल ना हो। हमने एक लाइन और लिख देनी है, यहां हमने इतना लिख दिया, हमने एक लाइन और लिख देनी है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस देन द सम विल बी, इसका मतलब क्या है, यानी कि सम ऑफ f इज इक्वल टू f1x f2x f3x fn इज इक्वल टू 0, यहां पर आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अभी तक हमने बात की थी एक एक फोर्स की, ये मुझे ये बोल रहा है कि इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस, अनलिमिटेड फोर्सेस लगा लो,
लेकिन अगर तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो, सामने वाला उधर से फोर्स लगा रहा है, तुम्हारे पास यहां से 100 लोग हैं फोर्स लगाने के लिए, वहां से भी उसके पास 100 लोग हैं, तुम अपनी चीज को मूव नहीं कर सकते। सम क्या निकलेगा? वो निकलेगा 0। इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग x एक्सिस देन द सम विल बी, ये वही बता रहे हैं। f x क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज x एक्सिस की बात हो रही है। f1 f2 f3 एंड नंबर ऑफ x मतलब फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया। अब हमने करना है इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, ये है फर्स्ट कंडीशन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसी कंडीशन का हमने सेकंड पार्ट करना है। वो कैसे होगा? मैं इतनी यहां से वो करूंगा। ठीक है, इतनी चीज सेम है, इसको छेड़ने की हमें जरूरत नहीं। यहां से मैं वाली बात करता हूं। अब जरा तुम उसको देखो कि उसमें हो क्या रहा है। ठीक है, अच्छा भाई, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, यहां तक की चीजें मैंने सेम रहने दी, मैंने जस्ट को सेकंड पार्ट कर दिया। अब सेकंड पार्ट को पहले मैं उर्दू में बता रहा हूं। ठीक है, तुमने उसको समझना है, फिर उसको यहां पर हम वर्डिंग्स पढ़ेंगे। देखो, दो एग्जाम्पल्स हैं, लड़कियों के लिए अलग है और लड़कों के लिए अलग है। इसकी एग्जाम्पल मजेदार बात, लड़कों की तरह हमारी टाइप की होगी, थोड़ी तफरी वाली, और लड़कियों की थोड़ी। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या एग्जाम्पल है कि घर में लगा हुआ है फानूस, बड़ा प्यारा सा। ठीक हो गया, उस फानूस का वजन फॉर एग्जाम्पल कह लो कि 20 kg है। जैसे कि ये आपके पास फानूस लगा हुआ है। ठीक है, इसका वेट है 20 kg। फानूस की कोशिश क्या है कि वो नीचे की तरफ आए। ठीक है, लेकिन एक जंजीर या कोई चीज होगी जिसने फानूस को दीवार के साथ लग के रोक के रखा हुआ है। यकीनन बिना किसी सपोर्ट के तो फानूस नहीं लटका हुआ, वो उस जंजीर के साथ लटका हुआ है। ठीक हो गया। अब जब वो जंजीर के साथ लटका हुआ है तो एक वो फोर्स है जो कि जंजीर के अंदर है और एक फोर्स है फानूस। ठीक है, एक ताकत है, एक वेट है फानूस और एक जंजीर वेट है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है, अब इसमें सुनना। अच्छा, उसके लिए, अच्छा भाई लड़कों के लिए क्या भाई, कौन सी एग्जाम्पल है? हमने कुर्बानी की, बकरा लटका दिया, बकरे की हमने खाल उतारी थोड़ी सी और उसके बाद हमने उसको लटका दिया ग्रिल के साथ। ठीक हो गया। अब जब हमने उसको ग्रिल के साथ लटका दिया तो यकीन किसी रस्सी के साथ लटकाया है। अगर बकरा फॉर एग्जाम्पल 50 किलो का, हमने उसको रस्सी के साथ लटका दिया, तो फिजिक्स मुझे ये कह रही है कि उस रस्सी के अंदर 50 किलो तक उठाने की सलाहियत है, उसके अंदर ताकत है, उसके अंदर इतनी चीज़ है कि वो 50 किलो के वजन को बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, वरना अच्छा मजे की बात, बकरा जब हम खाल खींचते हैं तो कभी कभार हम जान लगा रहे होते हैं, लटक रहे होते हैं उसके साथ। ठीक है, अगर किसी ने किया हो तो हम उसके साथ मतलब लटक रहे होते हैं। ठीक हो गया, तो रस्सी फिर भी नहीं टूटती, रस्सी बिल्कुल कस के बंधी रहती है। ठीक है, यही बात कह रहे हैं आपको इसके सेकंड पार्ट में। अब आ जाओ वर्डिंग्स पे। A body remains in equilibrium, बॉडी रुकी हुई है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ ऑल द अपवर्ड फोर्सेस। अब समझना बात को, लड़कियों के लिए जंजीर वाला जो कि फानूस वाला यानी कि अपवर्ड फोर्स, और लड़कों के लिए बकरी की रस्सी। अपवर्ड फोर्स मस्ट बी बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स। फानूस नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन बैलेंस किया हुआ उसको ऊपर की जंजीर ने। इसी तरह बकरा भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है लेकिन रस्सी ने उसको बैलेंस किया हुआ है। एक्टिंग अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब वो बॉडी, मतलब अगर ऊपर से वो जंजीर ताकत लगा रहा है 5 न्यूटन की, तो नीचे से ये भी 5 की ताकत से नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। दैट्स व्हाई वो आपस में क्रॉस हो रहा है। कैसे? ऐसे देखो भाई, ये ऊपर जो चीज जाती है, हमने अगर पढ़ा हो नॉर्मल रिएक्शन, हमने वीडियो बनाई थी नॉर्मल रिएक्शन की केसेस में, उसमें हमने बात की थी ऊपर जो चीज उसको खींच रही होती है वो टेंशन कहलाती है और जो चीज नीचे जा रही होती है वो वेट कहलाती है। तो इसका मतलब दोनों चीजें आपस में होती बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट होती है इनकी। सम ऑफ y, मतलब y एक्सिस पे जो भी फोर्स लग रही है, t माइनस t प्लस और ब्रैकेट के अंदर माइनस w। ठीक है, जो चीज नीचे जा रही है उसको हमने माइनस में ले लिया, वो उसके लिए अपोजिट है टेंशन के लिए, और वेट जो है वो टेंशन के लिए अपोजिट है, टेंशन वेट के लिए अपोजिट है। इसका हमारे पास कट के आंसर बन गया 0। और उसके बाद यही वो दो लाइन है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ फोर्सेस, तुम n नंबर ऑफ फोर्सेस लगा लो, 1000 फोर्सेस लगा लो, लेकिन अगर दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे के मतलब सेम है लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है, तुम्हारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा? तुम्हारे पास रिजल्ट निकलेगा 0। ठीक है, इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। ठीक हो गया, बहुत सारे नोट्स में, बहुत सारी चीज़ों में तो बहुत 3-3 लाइनों के टॉपिक्स दिए हुए, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं, बस समझ के रखो कि कहानी क्या हो रही है। ये तो हो गई फर्स्ट कंडीशन की बात। सेकंड कंडीशन में वो टॉर्क की बात कर देंगे, देखते हैं उसको क्या हो रहा है सेकंड कंडीशन में। और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास चैप्टर नंबर 6 की कहानी आज ही निपट जाएगी। ठीक है, ये हो गया पहला कंडीशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने बात करनी है सेकंड कंडीशन की। चलो मेरा भाई, अब जो है ना सेकंड कंडीशन, आखिरी कंडीशन। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं
कि सर जब ये चीज़ आनी नहीं है, जब इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तुम पढ़े क्यों? यार पढ़ लो, क्या पता बोर्ड के पेपर में आ जाए, ठीक है, और क्या पता हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, हमें कोई और सवाल नहीं आ रहा हो तो हम ये वाला सवाल अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। और मज़े की बात एक और बात, यार ये जो मैं नोट से लिखवा रहा हूँ ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है। ये तुम देखो ना, ये बुक है ना ये पूरे कहीं बाहर के नोट्स हैं, मैंने इसको मिक्सचर किया, अपनी वर्डिंग्स थोड़ी सी ऐड की है, मैं और एक मेरा दोस्त थे इसमें, और हम अपनी वर्डिंग्स हमने ऐड की है, और उसके बाद हमने ये बड़े बेहतरीन करके ना इन नोट्स को हमने तैयार कर दिया। उस मेरे दोस्त ने बड़ा साथ दिया इस काम में, ठीक है। और ये हमने नोट्स बना लिए। अब अगर तुम इस नोट्स को कॉपी करोगे ना तो ये सबसे बेस्ट नोट्स हैं इस वक्त मेरे हिसाब से। मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा, तुम खुद इसकी वर्डिंग्स देखो और फिर तुम बात करो। पहले से लेकर छठे चैप्टर तक की तुम वर्डिंग्स को चेक करो एंड देन तुम डिसाइड करोगे यार ये चीज़ है या नहीं है सही, ठीक है। अब बात है सेकंड कंडीशन की। फर्स्ट कंडीशन के दो पार्ट हैं, सेकंड कंडीशन में कोई पार्ट नहीं, सेकंड कंडीशन सिंपल है। फर्स्ट कंडीशन में हमने बात की है राइटवर्ड फोर्सेस और लेफ्टवर्ड फोर्सेस की, और अपवर्ड फोर्सेस और डाउनवर्ड फोर्सेस की, ठीक है। सेकंड कंडीशन हमने बात करनी है इन फोर्सेस के लगने की वजह से जो टॉर्क पैदा हो रहा है, ठीक है, यानी कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, उसकी वजह से जो भी टर्निंग इफेक्ट, यानी कि टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, वो जो टॉर्क पैदा हो रहा है उसको हमने बताया सेकंड कंडीशन के अंदर, ठीक है। अब हमने इसमें मिसाल क्या ली है, हमने इसमें सी सॉ झूला जो है ना इसकी मिसाल ली है हमने, ठीक है। इसकी मिसाल कैसे ली है, इसमें अगर आप देखो तो ये झूला अगर इस तरह रखा हुआ है तो ये अगर हम दोनों तरफ से बंदे बैठे हुए तो पहले ये थोड़ा सा ऐसे जाता है, ठीक है, फिर ये थोड़ा सा ऐसे जाता है, ठीक है। पहले फिर ये ऐसे जाएगा, फिर आके रुकेगा थोड़ी देर के लिए, फिर ऐसे आ जाएगा, ठीक है, फिर ये रुक जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा। इस तरह मतलब ये क्लॉकवाइज में भी चल रहा है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में भी जा रहा है। पहले थोड़ा सा ये क्लॉकवाइज आता है, फिर ये थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज आ जाता है, ठीक हो गया। यही बात इसमें बताई गई है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो जो सम जो बनता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा जीरो। जैसे कि when such forces acting on a body then they produce torque to disrupt the body। हमने जब फोर्स लगाई, किसी भी चीज पे फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क पैदा होता है जो कि डिस्टर्ब करता है बॉडी को। इट मींस दैट फर्स्ट कंडीशन होल्ड्स बट द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब वो बॉडी मतलब मूवमेंट में आ गई है, ठीक हो गया। सो टू कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग और प्रोड्यूस इन अ बॉडी मस्ट बी जीरो। इसमें कोई एक्स एक्सिस की बात नहीं है, इसमें कोई वाई एक्सिस की बात नहीं है, बस यही कहा जा रहा है जो सम है दोनों जो फोर्स लगाने पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क का और क्लॉकवाइज टॉर्क का, वो सम हमारे पास है जीरो, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमने इसकी एक छोटी सी डायग्राम बना दी। इसको अगर तुम खुद देखो समझ में आ जाएगी बात कि पहले इस तरीके से लग रहा है, फिर इस तरीके से लग रहा है, किस तरीके से चीज पहले क्लॉकवाइज में आ रही है फिर एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर एक बात बताई है, वो क्या है, वो बड़ी अजीब सी बात है। भाई होना तो ये चाहिए था कि क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ना वो पॉजिटिव होता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला है उल्टा। वो कैसे है, जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो नेगेटिव है और जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ना वो पॉजिटिव है। कैसे, ये देखो। अच्छा, ये जो साइन है ना ये थोड़ा सा इस तरह बनेगा, जो टॉर्क का साइन है ये बनता है सिंपल टी नहीं है, थोड़ा सा टी घूम जाता है और ये इस तरीके से हो जाता है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। इसको हमने रिप्रेजेंट पर हमने कराया था टॉर्क की डेफिनेशन में, ठीक है। T2, T4 एंड T6 आर क्लॉकवाइज टॉर्क एंड T1, T3, T5 आर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, जो कि बॉडी को डिस्टर्ब करने में मदद कर रहा है। अब हमने इसको कैसे लेना है, T1 पॉजिटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव, और सब जब आपस में खुलेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। यानी कि देयरफॉर द सम ऑफ ऑल द टॉर्क और मोमेंट्स ऑफ ऑल द फोर्सेस विल बी जीरो। ये हमारे पास कहानी हो गई सेकंड कंडीशन की। मैं फिर कह रहा हूँ दिस इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर में है जो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, क्लियर है बात। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम सबसे ज़्यादा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, अब इसके दो अदद न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल आसान से हम, अच्छा न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, जिस तरह चैप्टर नंबर 5 में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमने किए कितने थे, दो, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5.3, एग्जाम्पल नंबर 5.4। उसी तरीके से इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, हमने करने कितने, दो, एक 6.1, 6.2, इसके अलावा नहीं आता, ना आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अगर पेपर के बिल्कुल एंड में देखेंगे कि कोई चीज़ स्किप हो गई है, ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला है, क्योंकि पता चल जाती हैं वो चीज़ें ना, क्योंकि कुछ कॉन्टेक्ट्स होते हैं तो उससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हाथ में भी आ जाता है, तो फिर उस वक्त देखेंगे कि भाई ये वाली चीज़ भी कर लेते हैं, फिर से क्योंकि टाइम होगा हम कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब पहले न्यूमेरिकल देखो, फिर एक दो बातें बताता हूँ आपको। अच्छा भाई, दो अदद इसके न्यूमेरिकल्स, इसको देख लो ताकि हमारी कहानी आज की निपटे। दो अदद न्यूमेरिकल्स में है क्या, पहला न्यूमेरिकल देख लो,
अ फोर्स ऑफ 25 न्यूटन, यानी कि फोर्स आपको बता दी, तो F इज इक्वल टू 25 न्यूटन। ठीक हो गया। एक्ट्स ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर लग रही है। ठीक। इफ मोमेंट आर्म इज 2 मीटर, अगर तुम्हें पता हो कि मोमेंट आर्म क्या होता है, अगर नहीं पता हो तो पहली वीडियो में जाना और टॉर्क की डेफिनेशन उठा के देखना, उससे मैंने बताया था मोमेंट आर्म क्या है। बेसिकली एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके वहां तक जहां पे आप फोर्स, फॉर एग्जांपल दरवाजा है, दरवाजे के जो जॉइंट्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जहां पे फोर्स लगा के आप दरवाजा खोलते हो या बंद करते हो, वहां से लेके उस फोर्स लगाने वाली जगह से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस कराता है मोमेंट आर्म। और मोमेंट आर्म को हम हमेशा रिप्रेजेंट कराते हैं डी से, और ये मीटर में ही होता है। ठीक हो गया। मोमेंट आर्म इज इक्वल टू 2 मीटर। व्हाट विल बी इट्स टॉर्क? सिंपल सा फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। वो लगाया 25 टू द 50 न्यूटन मीटर इसकी यूनिट। पहला तो निमट गया। दूसरा, अ फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ डोर 4 मीटर्स वाइड। एक दरवाजे के ऊपर फोर्स लग रही है, कितनी लग रही है नहीं बताया, बस 4 मीटर वाइड इसका मोमेंट आर्म है। मीटर में हमेशा मोमेंट आर्म होता है। ठीक हो गया। तो मैंने लिख दिया डी इज इक्वल टू 4 मीटर, विच रिक्वायर्स टॉर्क ऑफ 120 न्यूटन मीटर। अब की बार तो मैं टॉर्क बता दिया, तो मैंने सवाल में लिख दिया टॉर्क 120 न्यूटन मीटर होता है। व्हाट विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड, और तुमसे पूछ लिया फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला वही यूज करोगे भाई, टॉ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी। अब की बार टॉर्क की वैल्यू पता थी 120, पुट कर दी। एफ की वैल्यू, एफ नहीं पता, और डी की वैल्यू है 4। ठीक है। तुमने क्या किया, 4 यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड, 4 1 जा 4 30 जा, ये आ गया एफ इज इक्वल टू 30 न्यूटन, ये इसकी यूनिट होती है। ये वाली कहानी हमारी निपट गई चैप्टर नंबर 6 अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने शुरू करना है इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारे पास, जिसमें न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसमें हमारे पास मास ऑफ अर्थ है और ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और एक और वैल्यू होती है उसकी जो होती है वो होती है जी की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ जी। ठीक है। एल्टीट्यूड के हिसाब से वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है। हम कोशिश करेंगे मास ऑफ अर्थ को निपटाएं, हम कोशिश करेंगे कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को निपटाएं, और हम कोशिश करेंगे कि हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को निपटा दें। इसके अलावा हमें उस चैप्टर में ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। हाँ, उसके न्यूमेरिकल्स ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी बात भाई, परेशान नहीं होना। कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं देखता हूँ तो बड़ा बच्चे परेशान हो रहे हैं, यार वो चैप्टर कैसे कंप्लीट होगा, ये होगा। भाई मेरी जिम्मेदारी है। देखो 9 का तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। 9 क्लास के 1 से लेके 9 तक का चैप्टर है, 10 स्किप है, 11 है, टोटल 10 चैप्टर आने 9 क्लास के। ठीक है। तो 9 का तो सिलेबस मेरे ख्याल में नवंबर के एंड तक मैं कंप्लीट करा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। नवंबर के एंड तक, 1 दिसंबर मैं कंप्लीट कराऊंगा। बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो आप। आपके पेपर में पहले मार्च या अप्रैल में होने, मैं जल्दी वीडियो करा दूंगा। जैसी मतलब अभी छुट्टियाँ आएंगी तो उसमें जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि हर रोज़ के हिसाब से मतलब वीडियो अपलोड कर दूँ। ठीक है। 6 चैप्टर आज हमारे हो गए ऑलमोस्ट। ठीक है। आप लोग इसको देखो, इसको आगे तक पहुँचाओ, कोशिश करो। ठीक है। माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है मेरे लिए। ठीक है। मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। ठीक है। अगर मेरी वीडियो में कोई गलती देखो, कोई चीज़ ऐसी देखो जो कि तुम्हें लग रहा है कि ये हमने नोट्स में ऐसा नहीं पढ़ा, या हमने कहीं और हमारे ट्यूटर ने कुछ और बताया, तो वो मुझे मेंशन करो कि सर ये इस तरीके से बताया हुआ है और आपने इस तरीके से बताया। तो या तो आपका तरीका सही है या हमारे ट्यूशन वाले सर का तरीका सही है, और क्या गलती है। अगर मेरी गलती मुझे बताओ कमेंट्स में लाजमी। ठीक है। मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। उसमें तुम अगर डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो मेरी ईमेल आईडी मेंशन है, तो मैं अगर कोई भी मसला हो तो मुझे वहाँ पर ईमेल करो, मैं तुम्हें उसका जवाब दूंगा। अगर कोई ऐसी चीज़ मुझसे मतलब डिस्कस करनी है आपने किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। ठीक है। अच्छा, मैथ्स की वीडियो के लिए कोशिश करूँगा इंशाल्लाह यार, अगर टाइम मिला तो ज़रूर मैथ्स की वीडियो भी अपलोड कराऊँगा। लेकिन फ़िलहाल फिज़िक्स पे फोकस करना है। ठीक है। और बस इंशाल्लाह आप इसको देखो, समझ में आए, इसको आगे तक पहुँचाओ, और कोशिश करो कि अगर मेरी कोई गलती समझ में आ रही है तो मतलब मुझे ज़रूर बताओ। और अगर अच्छी लग रही वीडियो तो मतलब इसको उन लोगों तक पहुँचाओ बेसिकली जो मतलब नीडी हैं, जो मतलब घर पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, जिनके पास फीस सपोर्ट करने के पैसे नहीं हैं। ठीक है। तो वो फिज़िक्स तो बासानी, कम से कम एक मेन सब्जेक्ट तो वो घर पे बैठ के पढ़ सकता है। ठीक हो गया। इंशाल्लाह आप आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 7 में। कोशिश करूँगा कि ये थर्सडे को बना दी ना, तो वो सैटरडे या संडे वाले दिन बना दूँगा चैप्टर नंबर 7 की एक वीडियो। ठीक हो गया। इसको देखो।